खबर बहुत दिलचस्प है दोस्तों। इस्राएली सेना इस वक्त गजा में दोबारा युद्ध शुरू करने के खिलाफ है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जान बचाने के लिए, अपने खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के केसेस पर पर्दा डालने के लिए दोबारा युद्ध शुरू करना चाहते हैं, मगर उनकी सेना इसके सख्त खिलाफ है। खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि युद्ध की हरी झंडी के लिए वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहे हैं, मगर खुद डोनाल्ड ट्रंप युद्ध शुरू करने के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। बात वहां नहीं रुकती। इस वक्त इस्राएल के अंदर लोग सड़क पर हैं और वो बंधकों की रिहाई की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू जानते हैं कि अगर ये युद्ध रुक जाएगा तो उनका सारा खेल बिगड़ जाने वाला है, मगर उनके लिए जो सबसे बुरी खबर है कि उनकी अपनी सेना जो है ये युद्ध शुरू नहीं करना चाहती। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आज इस्राएल के 3 और बंधक रिहा होने वाले हैं और दूसरी तरफ इस्राएल करीब 350 फलस्तीनियों को रिहा करेगा, जिन्हें उन्होंने एक लंबे अरसे तक जेल में कैद कर रखा है। याद कीजिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी थी कि अगर आज यानी शनिवार को 12 बजे तक उनके बंधक रिहा नहीं हुए तो वो दोबारा युद्ध शुरू कर देंगे। मगर उनका यह बयान इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी सेना इस युद्ध के खिलाफ है। और क्यों खिलाफ है, इसकी आवाज कहीं और से नहीं, इस्राएल की राजधानी तेल अवीव से आ रही है। जानकार क्या कह रहे हैं, आज वो जानकारी मैं आपके सामने जुटाकर लाया हूं। सबसे पहले दोस्तों, अल जजीरा को दिए गए इंटरव्यू में वहां के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आपके स्क्रीन पर। मेनाखम क्लेन, जो इस्राएल की बार इलान यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं, ने अल जजीरा को बताया कि इस्राएल में यह तय करने के लिए संघर्ष चल रहा है कि युद्ध फिर से शुरू किया जाए या वार्ता जारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि सेना फिर से युद्ध शुरू करने में रुचि नहीं रखती और बंधकों के परिवार एक समझौते की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू युद्ध फिर से शुरू करने और समझौते को रद्द करने के इच्छुक थे। क्लेन ने कहा, सेना थकी हुई है और उसे खुद को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है, जिसमें सेना प्रमुख को बदलना भी शामिल है, और यह तब तक संभव नहीं है जब तक युद्ध जारी रहता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब जो बंधक के रिश्तेदार हैं, इस्राएली बंधकों के रिश्तेदार हैं, उनका सब्र जो है, सब्र का बांध टूटता जा रहा है। याद कीजिएगा, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको एक क्लिप दिखाई थी जिसमें बंधक के एक रिश्तेदार ने कहा था कि ट्रंप ये कहते हैं कि हम हमास पर कहर बरपा देंगे। उन्हें बेंजामिन नेतन्याहू पर कहर बरपाना चाहिए। वो वीडियो दोस्तों एक बार फिर देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि बंधकों के रिश्तेदार इस वक्त नेतन्याहू से किस कदर नाराज हैं। देखिए। ההפרה היא הפרה, וטראמפ מבטיח גיהנום לחמאס. ואני מציע לטראמפ להבטיח גיהנום לראש הממשלה. די, אדוני, מספיק עם זה, די. יש גבול, תתבייש לך. במקום שיהיה גיהנום לחמאס, אתה רוצה לראש ממשלה? גם יש לכם גבולות. לא, אתה לא תדבר ככה. אנחנו לא נאפשר את השיח. לא נאפשר את השיח. שמחה, אין שיח. אין שיח כזה. טראמפ יוצא להגן על החטופים שלנו, ואתה רוצה לפגוע לראש ממשלה? תגיד, אין לך גבולות. לא, לא. אנחנו נסיף, לא תדבר. אתה לא תדבר בדעה הזאת. बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। इस वक्त इस्राएली समाज में इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि हमें ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए। युद्ध का ये जो साइकिल है ये लगातार नहीं चलते रह सकता। जानकार इस बारे में क्या कह रहे हैं, इस पर भी गौर कीजिएगा। उन्होंने ये भी कहा, पूरे इस्राएली समाज को अब थोड़ा ब्रेक चाहिए। कुछ इस्राएली तो इतने थक चुके हैं कि अगर युद्ध फिर से शुरू हुआ और सेना ने बुलाया तो वे सेवा देने से भी मना कर सकते हैं। मेरी समझ यह है कि नेतन्याहू ने अभी के लिए युद्ध फिर से शुरू करने का इरादा छोड़ दिया है। उन्होंने इसे थोड़ा आगे टाल दिया है, यह देखने के लिए कि क्या बाद में मौका बन सकता है। यहां पर 2 चीजें सामने उभर कर आती हैं। पहली बात, इस्राएली सेना खुद बगावत कर सकती है दोस्तों। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि खुद इस्राएली सेना के अंदर एक अभियान चल रहा है। बड़े पैमाने पर इस्राएली सैनिक जो हैं एक ज्ञापन पर दस्तखत कर रहे थे कि पहले बंधकों को रिहा करवाओ, उसके बाद ही यह युद्ध आगे बढ़ेगा। अब यह कहा जा रहा है कि शायद कई सैनिक खुद मैदान में ना उतरें, यानी कि सेना में बगावत की चिंगारी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा
नेतन्याहू इस युद्ध को टालना चाहते हैं। दोस्तों, समानांतर तौर पर गजा में फलस्तीनियों की जो बदहाली है ना, उसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको लेकर इंतजार कीजिए, मैं आपके सामने अल जजीरा की रिपोर्ट भी पेश करूंगा। मगर सवाल यह कि क्या इस्राइल ने फलस्तीन में एक बार फिर युद्ध शुरू करने से अपना इरादा छोड़ दिया है? इसके लिए जानकार क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। मेरी समझ यह है कि नेतन्याहू ने फिलहाल युद्ध फिर से शुरू करने का इरादा टाल दिया है। उन्होंने इसे थोड़े आगे टाल दिया है, यह देखने के लिए कि बाद में मौका बनता है या नहीं। अब देखना यह होगा कि अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि शनिवार को रिहा होने वाले कैदियों की लिस्ट में सिर्फ एक ही अमेरिकी नागरिक का नाम है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी अमेरिकी बंधकों की रिहाई की मांग की है। जी हां दोस्तों, इस पूरे मामले में जो सबसे क्रूशियल कड़ी है, सबसे अहम कड़ी है, वो है अमेरिका की। अगर अमेरिका अपनी तरफ से इजाजत देता है तो यह युद्ध आगे बढ़ता है, अगर अमेरिका मना कर देता है तो यह युद्ध आगे नहीं बढ़ता है। और इस्राएली अखबार हारेट्स में यह ऑडियो पॉडकास्ट है, इसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि यह युद्ध दोबारा बेंजामिन नेतन्याहू अपनी मर्जी से शुरू नहीं कर सकते जब तक उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से हरी झंडी नहीं मिलेगी। इस बारे में इस्राएली अखबार क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। नेतन्याहू तब तक युद्ध विराम समझौते के दूसरे फेज की बातचीत शुरू नहीं करना चाहते थे जब तक कि उन्हें ट्रंप की हरी झंडी ना मिल जाए, जिससे वो जब चाहें फिर से युद्ध शुरू कर सकें। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ने उन्हें इसकी इजाजत दी है, इसलिए अब बातचीत सीरियस हो गई है। अल आरियान ने कहा, मुझे अंदाजा है कि ट्रंप खुद भी युद्ध नहीं शुरू करना चाहते। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि यह बात इस्तांबुल जाइम यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इस्लाम एंड ग्लोबल अफेयर्स के डायरेक्टर सामी अल आरियान ने कही है। जी हां, सामी अल आरियान के मुताबिक उन्हें नहीं लगता कि जब तक ट्रंप की तरफ से हरी झंडी ना मिले यह युद्ध दोबारा शुरू हो सकता है। मगर समानांतर तौर पर दोस्तों, इस पूरे मामले का एक और पहलू है और वो है बेबस फलस्तीन। अब मैं आपके सामने दोस्तों अल जजीरा की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। यहां से जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही है ना, वो रूह कपा देने वाली है। इसमें कहा गया है कि आम फलस्तीनी इतना बेबस है कि वो कब्रगाहों में रह रहा है, जहां पर कब्रें हैं, हड्डियों के साथ सोने को मजबूर है। इन्हीं कब्रों के बीच में वहां की औरतें खाना बना रही हैं। ये रिपोर्ट कहने को अंग्रेजी में है दोस्तों, मगर जब आपके सामने एक त्रासदी है तो आप जानते हैं दोस्तों, त्रासदी की कोई भाषा नहीं होती। आप सिर्फ तस्वीरों पर फोकस कीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आम फलस्तीनी के हालात कितने बदहाल हैं। देखिए। It's hard work, but Nader Milham readies the ground. 20 families inhabited 20 tents in this graveyard, and to make more space for the living, Nader must disturb the dead. What can we do? Gaza is destroyed and all the shelters are overcrowded. We live here among insects and among the bones of the dead. The necessities of basic existence now share space with rocks and shattered gravestones, sheets and blankets, and drying clothes, and many people who have nowhere else to go. As you can see, this is a child whose father was martyred during the war. He lives with us together with his mother because they couldn't find a place for themselves. So the mother came here to live with us in Shujaiya Cemetery. Our suffering is massive. The formula for life here is simple and brutal. Have enough shelter not to freeze, find enough food for your children not to starve. And it takes its toll on those forced to endure it. There are no bathrooms, no places to take a shower. We don't have food. The rains hit us heavily. My daughter gave birth a week ago and there is no proper place here for her. We live on the bodies of the dead. No one cares about us. Palestinians in Gaza are in a kind of limbo, caught between war and peace, between death and life. Some have no choice but to wait in cemeteries for whatever tomorrow might bring. But with so many killed in the last 16 months, much of Gaza is a graveyard now. इसी मुद्दे पर अल आरियान क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। इस्तांबुल जाइम यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इस्लाम एंड ग्लोबल अफेयर्स के डायरेक्टर सामी अल आरियान ने अल जजीरा से कहा
कि इस्राइल युद्ध विराम समझौते की अपनी शर्तों को पूरी तरह से नहीं निभा रहा है, जिसमें हर दिन 600 राहत ट्रकों को गजा पट्टी में जाने की बात कही गई थी। इन्होंने रोजाना 100 से भी कम ट्रकों को जाने दिया है। लेकिन जब हमास ने धमकी दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे बंधकों और कैदियों की अदला बदली का नया दौर रोक देंगे, तब जाकर इस्राइल ने थोड़ी राहत दी और राहत ट्रकों की एंट्री तेज कर दी। कल 800 से ज्यादा ट्रक पहुंचे और आज भी 600 से ज्यादा ट्रक भेजे गए हैं। यानी कि हमास ने अपनी तरफ से जो धमकी दी कि वो बंधकों की रिहाई नहीं करेंगे, वो दो धारी तलवार है। पहली बात, इस्राइल को दोबारा युद्ध शुरू करने का मौका मिल जाता है, मगर दूसरी बात, इस धमकी का यह फायदा हुआ कि इस्राइल ने जिस तरह से राहत ट्रकों पर रोक लगा दी थी, बमुश्किल 100 ट्रक्स घुस पा रहे थे, कम से कम उस धमकी के बाद अब दोबारा 600 से 800 राहत ट्रक फलस्तीन में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, हालांकि इस्राइल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो दोबारा युद्ध शुरू कर सकता है, मगर आपको समझना पड़ेगा कि इस्राइल की रणनीति क्या है। वो क्या कर रहा है? वो लो इंटेंसिटी युद्ध कर रहा है, यानी कि कम लेवल का युद्ध, कम स्तर पर युद्ध कर रहा है। और वो कैसे? वो वेस्ट बैंक में उसके जो लुटेरे हैं, इस्राएली सेटलर्स हैं, इस्राएली सेना की मदद से फलस्तीनियों पर मदद कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को लूट रहे हैं, जो लोग अपने घर दोबारा लौट रहे हैं उन्हें परेशान कर रहे हैं। उसी तरह से उत्तरी गजा में भी इसी तरह से आईडीएफ जो है वो लगातार लोगों पर प्रहार कर रही है, अब भी उनकी जान ले रही है, मगर बहुत ही छोटे स्केल पर। लोग मारे जा रहे हैं, पहले की तरह नहीं जब 100 लोग मारे जाते थे, मगर 5 लोग इधर मार दिए, 3 लोग इधर मार दिए। इससे भी तो लोगों में इतनी ज्यादा दिक्कत है। इसीलिए आम फलस्तीनी के लिए चुनौती बहुत लंबी है दोस्तों, और मैं नहीं जानता हूं कि यह चुनौती कब खत्म होने का नाम लेगी, क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों कि इस्राइल का एक बहुत बड़ा तबका, और मैं यहां बात सिर्फ उनके शासन की कर रहा हूं, वो अपनी इंसानियत खो चुके हैं कि दर्द की ये तस्वीरें नहीं देख पा रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।